नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस के बीपीएससी करंट अपडेट प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण खबरों पर प्रश्नों के माध्यम से आपके साथ चर्चा करने का प्रयास करते हैं, ताकि इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण खबरें लगातार हाल फिलहाल में चर्चा में रही है बिहार से संबंधित, उन पर आपकी पकड़ को मजबूत बनाया जा सके, जिसका प्रयोग आप अपनी परीक्षाओं में कर सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। क्या है आज का पहला प्रश्न? आज का पहला प्रश्न है, बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 23 मार्च, ऑप्शन सी 24 मार्च या ऑप्शन डी 25 मार्च। जब तक हम इस प्रश्न की व्याख्या करें और व्याख्या के माध्यम से इसके उत्तर को बताएं, तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर अपने स्तर पर भी सोचने का प्रयास करें, ताकि आपका अपने स्तर पर भी एक मूल्यांकन तैयारी का हो सके और आप अपने आप को भी जांच सके कि बिहार की हाल फिलहाल की घटनाओं से आप कितना जुड़े हुए हैं और उसके आधार पर अपनी तैयारी की दिशा को, अपनी तैयारी की रणनीति को तय करें और करंट अफेयर्स की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है, इसका एक निर्धारण कर सके। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 22 मार्च। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या होगी? इसकी व्याख्या में आपको विशेष तौर से ये याद रखना है कि हाल ही में आप जानते हैं कि बिहार में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया है। और 22 मार्च को ये बिहार दिवस मनता है। क्यों मनता है, उसके कारणों को भी देखेंगे। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाए जाने वाले बिहार दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में 22 मार्च से 24 मार्च 2025 तक 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया। सबसे पहले इस समारोह के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी बिहार दिवस को मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, बिहार के इतिहास और बिहार के डेवलपमेंट, उसके विकास को सम्मान देना इस समारोह का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इस वर्ष 113वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी उन्नत बिहार, विकसित बिहार। थीम क्या थी? उन्नत बिहार, विकसित बिहार। समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई, यानी एग्जीबिशन लगाया गया, जिसमें शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री यानी बिहार के मुख्यमंत्री ने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप ऑफ बिहार और मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया। और इन पुस्तिकाओं के माध्यम से बिहार से संबंधित अलग अलग विषयों पर जागरूकता बढ़ाने का भी काम किया गया। चलिए अब देखते हैं बिहार दिवस का इतिहास। 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने बंगाल से पृथक एक नए प्रांत बिहार का गठन किया। तो बिहार का गठन कब हुआ? 22 मार्च 1912 को हुआ था और इसलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यानी बंगाल से पृथक करके बिहार का निर्माण 22 मार्च 1912 को हुआ था। वर्ष 1905 में लागू किए गए बंगाल विभाजन के विरुद्ध चलाए गए स्वदेशी आंदोलन, आप जानते हैं कि जब 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया, तो उसके खिलाफ एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन उभरा, जिसको हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप बंगाल विभाजन को रद्द करने के साथ ही बिहार और असम का गठन किया गया। वर्ष 2000 में बिहार से पृथक एक नए राज्य झारखंड की स्थापना की गई। वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे एक व्यापक उत्सव के रूप में स्थापित किया। किसको? बिहार दिवस को, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों और आयोजनों को शामिल किया गया। इस दिन बिहार में सार्वजनिक अवकाश भी होता है, यानी बिहार दिवस के दिन बिहार में सार्वजनिक अवकाश मनाया जाता है। भारत के अलावा यह दिवस यानी बिहार दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के अलावा कनाडा, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा मॉरिशस जैसे देशों में भी मनाया जाता है। जहां पर भी आप ये कह सकते हैं कि भारत के जो वासी हैं, भारतीय जो प्रवासी हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में हैं। वहां पर इसे मनाए जाने के, यानी बिहार दिवस को मनाए जाने के संकेत या अवसर हमें देखने को मिलते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, और सूचना ये है कि आप जैसा कि जानते हैं कि दृष्टि आईएएस अपनी स्थापना का 25वां वर्ष मना रहा है, और इसी उपलक्ष्य में दृष्टि संस्थान आपके लिए एक विशेष उपहार लेकर के आया है। क्या है उपहार? दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 26 और 27 मार्च तक किस
26 और 27 मार्च को 60% का डिस्काउंट मिलेगा और दृष्टि स्थापना के 25वें वर्ष में ये आपके पास आखिरी मौका है, लास्ट चांस है कि सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 26 और 27 मार्च को आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए तुरंत डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। इसके अलावा सभी बुक्स और टेस्ट सीरीज पर भी आपको 40% की छूट मिलेगी और इसके लिए भी आप डाउनलोड जरूर कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, या आप हमें एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और नंबर है 8750187501 और इस नंबर पर कॉल करने के माध्यम से भी आप इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। तो ये आखिरी मौका है, तो इस छूट का लाभ जरूर उठाइए और सफलता की दिशा में आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष किस मांग को प्रस्तुत किया? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए, राज्य को अधिक राजस्व देने की मांग। ऑप्शन बी, नए उद्योग स्थापित करने की मांग। ऑप्शन सी, नई शिक्षा नीति लागू करने की मांग, या ऑप्शन डी, राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की मांग। इसका सही उत्तर होगा राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की मांग को बिहार के मुख्यमंत्री ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष मांग के रूप में प्रस्तुत किया है। चलिए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिए जाने की लंबे समय से चली आ रही बिहार की मांग को एक बार फिर से दोहराया है, जिससे राज्य को केंद्र से मिलने वाले कर राजस्व में, टैक्स रेवेन्यू में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाएगी। विशेष श्रेणी के दर्जे का सामान्य मतलब समझ लेते हैं। ऐतिहासिक और संरचनात्मक चुनौतियां बिहार के समय बिहार के समक्ष कई प्रकार की रही है। जैसे बिहार को महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों का सामना समय समय पर करना पड़ता है, जिसमें औद्योगिक विकास का अभाव और सीमित निवेश के जो अवसर हैं वो भी बिहार में के संदर्भ में देखने को मिलते हैं। बिहार में औद्योगिक विकास का भी अभाव देखने को मिलता है और सीमित निवेश की स्थिति भी बिहार में देखने को मिलती है, जो बिहार के समक्ष एक ऐतिहासिक और संरचनात्मक चुनौती रही है। राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप, यानी राज्य का विभाजन का परिणाम स्वरूप का सीधा सा मतलब क्या हुआ? जब वर्ष 2000 में बिहार से झारखंड को अलग करके झारखंड को एक नए राज्य बनाया गया। तो इस विभाजन के परिणाम स्वरूप जो अधिकांश उद्योग हैं वो झारखंड राज्य में स्थानांतरित हो गए, जिससे बिहार में रोजगार और आर्थिक विकास की जो समस्याएं हैं ये और ज्यादा बढ़ती चली गई। अगर हम बिहार में प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो राज्य उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ और दक्षिणी भाग में गंभीर सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी समय समय पर करता रहा है। इन आपदाओं की लगातार पुनरावृत्ति, या आप कह सकते हैं इन आपदाओं की पुनरावृत्ति में कृषि गतिविधियां बाधित होती हैं। विशेषकर सिंचाई सुविधाओं के मामले में ऐसा देखने को मिलता है और जल आपूर्ति भी अपर्याप्त रहती है, जिससे आजीविका और आर्थिक विकास की जो स्थिरता है वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। और इन्हीं संदर्भ में जब बिहार के सामने इस प्रकार की प्राकृतिक चुनौतियां रहती हैं, आपदा संबंधी चुनौतियां रहती हैं और साथ ही बिहार में संरचनात्मक चुनौतियां हैं आर्थिक विकास को लेकर के, तो इसी संदर्भ में ये कहा जाता है कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपनी विभिन्न समस्याओं से लड़ने में सक्षम हो सके। बिहार में चाहे वो आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई संरचनात्मक ढांचे के विकास की जरूरत हो, या बिहार में आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के अंतर्गत उद्योगों को स्थापित करने की जरूरत हो, इन सभी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा अगर बिहार के पास राजस्व ज्यादा होगा। और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के माध्यम से केंद्र सरकार से बिहार को अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद रहेगी, जिसके माध्यम से बिहार में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। और यही कारण है कि बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग लगातार करता रहा है। आगे देखते हैं कि और किस प्रकार के कारण हैं जिससे बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड करता है। जैसे बिहार में बुनियादी ढांचे का भी अभाव हमें देखने को मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव देखने को मिलता है। बिहार अपर्याप्त बुनियादी ढांचा राज्य के समग्र विकास में एक बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि अगर बुनियादी ढांचा ही मजबूत नहीं होगा तो उद्योगों की स्थापना और निवेश के भी अपने आप में अभाव सृजित हो जाएगा, जिसमें अव्यवस्थित सड़क नेटवर्क, सीमित स्वास्थ्य सेवा पहुंच और शैक्षणिक सुविधाओं का अभाव महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। वर्ष 2013 में केंद्र द्वारा गठित रघुराम राजन समिति, यानी केंद्र सरकार ने वर्ष 2013 में एक समिति गठित की थी, रघुराम राजन समिति, और इस समिति ने बिहार को अल्प विकसित श्रेणी में रखा था।
ये भी एक आधार बनता है कि बिहार को एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जाए। निर्धनता और सामाजिक विकास की बात करें तो बिहार में निर्धनता दर बहुत उच्च स्तर पर बनी हुई है। बड़ी संख्या में परिवार गरीबी रेखा से नीचे के हैं और नीति आयोग के एक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार निर्धन राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है, जहां वर्ष 2022-23 में बहुआयामी निर्धनता 26.59% थी, जो राष्ट्रीय औसत 11.28% की तुलना में बेहद ज्यादा है। बिहार की जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है वो वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय औसत 1,69,496 रुपए की तुलना में मात्र 60,000 रुपए है। और ये सारी चीजें मिलकर के इस बात का निर्धारण करने की कोशिश करती हैं, इस बात की संभावनाओं को बढ़ाती हैं, इस बात के तर्क को बढ़ाती है कि बिहार को एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि बिहार अपनी अल्प विकास की जरूरतों को पूरा किया जा सके, यानी बिहार अपनी विकास की जरूरतों को पूरा कर सके। अल्प विकास नहीं, अल्प विकास से संबंधित जितने भी एक अभाव जुड़े हुए हैं, अल्प विकास से संबंधित जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं, उनको खत्म कर सके और विकास की दिशा में आगे बढ़ सके, अगर उसका रेवेन्यू बढ़ा जाता है तो। अगला प्रश्न है, बिहार को किस श्रेणी में गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स 2025 के अंतर्गत स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए डिजिटल स्वास्थ्य, ऑप्शन बी स्मार्ट शहरी प्रबंधन, ऑप्शन सी स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग, या ऑप्शन डी कृषि संबंधित डिजिटल समाधान। चलिए इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। किसके माध्यम से? इसकी पूरी व्याख्या के माध्यम से। 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड समारोह में बिहार को बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग। तो दो श्रेणियों में आप देख सकते हैं कि स्वर्ण पुरस्कार बिहार को प्राप्त हुआ है, बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए, कि सफल क्रियान्वयन के लिए, उसके एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए बिहार को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगर हम स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग की बात करें तो ये पुरस्कार बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी BSPHCL को स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिया गया है, उसके एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिया गया है। राज्य की पहल बिहार प्राउड टॉर्च बियरर ऑफ यूनिवर्सल स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग फॉर द नेशन को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर इन पब्लिक सेक्टर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग एक आधुनिक ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली है। यह पारंपरिक मीटरिंग की तुलना में अधिक पारदर्शी, कुशल और उपभोक्ता हितैषी है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, ऊर्जा की बचत करना और राजस्व वसूली में सुधार करना। अगर हम बिहार कृषि ऐप की बात करें, जिसे एक आप कह सकते हैं कि एक स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बिहार कृषि ऐप बिहार कृषि विभाग द्वारा विकसित एक एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो किसानों को कृषि योजनाओं, जो भी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, वो फसल मूल्य, मौसम, शिकायत निवारण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सरकारी घोषणाओं और कृषि संबंधित संपर्क जानकारी उपलब्ध कराता है। बिहार के कृषि विभाग को इस ऐप के सफल कार्यान्वयन हेतु स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड की बात करें तो ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थन प्राप्त है। ये पुरस्कार उन अग्रदूतों को प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने सार्वजनिक सेवाओं में डिजिटल परिवर्तन को दिशा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस समारोह में पूरे भारत से 30 विजेताओं को सम्मानित किया गया। विभिन्न श्रेणियों में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, केरल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और हरियाणा सहित कई राज्यों को भी ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए गुप्त शासक समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी पाल शासक धर्मपाल, ऑप्शन सी सम्राट अशोक, ऑप्शन डी मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर है पाल शासक धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक बार फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार की बात की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विक्रमशिला के महत्व और उसकी ऐतिहासिक प्रासंगिकता
उसके रेलेवेंस होने पर जोर दिया है और इसके उत्थान की तुलना नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान से की है। तो ऐसे में हम उस खबर को जानते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित करने या उसका पुनरुद्धार करने की योजना के बारे में जान लेते हैं। बिहार सरकार ने एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विक्रमशिला खंडहर से 3 किलोमीटर दूर अंतिचक गांव में 202.14 एकड़ जमीन की पहचान की है। बिहार सरकार ने ही भूमि अधिग्रहण के लिए 87.99 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और विश्वविद्यालय का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है। विक्रमशिला को भागलपुर से जोड़ने वाले NH 80 की यानी नेशनल हाईवे 80 की मरम्मत और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है, प्रक्रिया चल रही है। अगर हम इसके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कुछ बुनियादी तथ्यों पर बात करें और साइट के विकास और संरक्षण की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2024 से विक्रमशिला स्थल को विकसित करने पर काम कर रहा है। इस स्थल पर संरक्षण कंजर्वेशन कार्य में प्राचीन संरक्षण कार्य कंजर्वेशन इस स्थल को संरक्षित करने के अंतर्गत इस स्थल पर संरक्षण कार्य में प्राचीन स्तूप और 208 कक्षों को उजागर करना शामिल है ताकि इस स्थल का संरक्षण किया जा सके। अगर विक्रमशिला के ऐतिहासिक महत्व की बात करें, इतिहास में उसके योगदान की बात करें, तो विक्रमशिला 8वीं शताब्दी के अंत में पाल शासक धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था, उसके उनके द्वारा स्थापित किया गया था। एक प्राचीन शिक्षा केंद्र है ये। पाल शासक जिन्होंने 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के दौरान शासन किया, पूर्वी भारत में शासन किया, उनके दौरान स्थापित पाल शासकों के काल में स्थापित एक प्रमुख विश्वविद्यालय ये रहा है और यहाँ पर तांत्रिक बौद्ध धर्म के एक रूप जिसे तंत्रयान के नाम से जानते हैं, उसके संदर्भ में विशेष रूप से ये विख्यात था और उसी के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि तांत्रिक बौद्ध धर्म के एक रूप तंत्रयान में विशेषज्ञता इस विद्यालय में देखी गई थी, यानी ये विशेषज्ञता रखता था विक्रमशिला विश्वविद्यालय और तांत्रिक और गुप्त अध्ययनों के लिए एक प्रमुख संस्थान भी माना जाता था। अगर हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा के साथ साथ ये फला फूला और ऐसा माना जाता है कि इसने नालंदा के मामलों को प्रभावित भी किया, यानी नालंदा से संबंधित जो प्रशासनिक मामले थे उसके निर्णय थे उसको प्रभावित भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने उस समय किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले या जिलों की सीमा किशनगंज जिले से लगती है? आपके सामने ऑप्शन है अररिया, पूर्णिया, ए और बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किशनगंज जिले की अवस्थिति देख लेते हैं। बिहार के उत्तर पूर्व में यहाँ पर किशनगंज जिले की अवस्थिति है और आप देख सकते हैं कि किशनगंज से जो नेपाल की सीमा भी लगती है, पश्चिम बंगाल की भी सीमा लगती है, लेकिन बिहार के किन जिलों की सीमा लगती है? अररिया और पूर्णिया जिलों की सीमा यहाँ पर इस प्रकार से टकराती है और दोनों ही ऑप्शन आपको दिए हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले या जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? आपके सामने ऑप्शन है अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, ए और सी दोनों। तो यहाँ पर आपके सामने 3 जिले बिहार के दिए हैं, अररिया, पूर्णिया और मधुबनी। अररिया यहाँ पर है, पूर्णिया यहाँ पर है और मधुबनी यहाँ पर है। तो अगर नेपाल से सीमा की हम बात करें तो किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण की सीमा नेपाल से लगती है। पूर्णिया की सीमा नहीं लगती, पूर्णिया की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। तो अररिया और मधुबनी इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन ए और सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ए में दिया है अररिया और मधुबनी दिया है सी में, तो ए और सी इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। क्या है अभ्यास प्रश्न? बिहार का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए रकीम कुंड जलप्रपात, ऑप्शन बी तेलहर जलप्रपात, ऑप्शन सी सूर्य कुंड या ऑप्शन डी ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।